करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, अहिल्याबाई होलकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मालवा राज्य की होलकर रानी थी। उन्होंने महेश्वर मध्य प्रदेश में एक कपड़ा उद्योग स्थापित किया जो आज अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दार्शनिक रानी की उपाधि दी, या फिर उन्होंने वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और मरम्मत कराई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दार्शनिक रानी की उपाधि दी। अहिल्याबाई होलकर मालवा राज्य की होलकर रानी थी। वे 11 दिसंबर 1767 को राजगद्दी पर बैठी और इंदौर की शासक बनी। उन्होंने महेश्वर मध्य प्रदेश में एक कपड़ा उद्योग की स्थापना की जो आज अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह साड़ियां अपनी अनूठी उल्टी सीमाओं के कारण प्रसिद्ध हैं, जो दो तरफा बुनाई के साथ की जाती है, जिसे बुगड़ी कहा जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने उन्हें दार्शनिक रानी की उपाधि दी थी। उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान 1780 में वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और मरम्मत था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दार्शनिक रानी की उपाधि दी। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, अग्नि बाण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा प्रक्षेपित किया गया दुनिया का पहला सिंगल 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है। 2, इसे अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया था। 3, अग्नि बाण भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। अग्नि बाण IIT मद्रास द्वारा संचालित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है, अतः कथन 1 सही है। अग्नि बाण को अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किए जाने का गौरव भी प्राप्त है, अतः कथन 2 सही है। अग्नि बाण भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है, अतः कथन 3 सही है। अग्नि बाण को छोटे उपग्रहों के लिए डिजाइन किया गया है और यह 300 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित कर सकता है। अगला प्रश्न, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? पूंजी उपयोग में उच्च दक्षता, पूंजी निवेश की कम आवश्यकता, समग्र उत्पादन में वृद्धि, या फिर पूंजी उपयोग में कम दक्षता? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूंजी उपयोग में कम दक्षता। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात यानी ICOR अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश के स्तर और परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ICOR एक मीट्रिक है जो किसी देश या अन्य इकाई द्वारा उत्पादन की अगली इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यक निवेश पूंजी की सीमांत राशि का आकलन करता है। कम ICOR को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह दर्शाता है कि देश का उत्पादन अधिक कुशल है, और उच्च ICOR मूल्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती क्योंकि यह पूंजी उपयोग में कम दक्षता को दर्शाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पूंजी उपयोग में कम दक्षता। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI से तात्पर्य भारत के बाहर किसी निवासी द्वारा इक्विटी उपकरणों के माध्यम से निम्नलिखित में किए गए निवेश से है। 1, एक गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी। 2, किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में निर्गम के बाद चुकता इक्विटी पूंजी का 10% या उससे अधिक। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI से तात्पर्य भारत के बाहर के निवासी द्वारा किसी गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में इक्विटी उपकरणों के माध्यम से निवेश या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में निर्गम के बाद चुकता इक्विटी पूंजी का 10% या उससे अधिक निवेश से है, अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बीच का अंतर विदेशी निवेशक द्वारा धारित प्रतिशत हिस्सेदारी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में किसी अन्य देश में स्थित संस्थाओं की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करना शामिल है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया। 2, NSO श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। 3, NSO औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित करता है और जारी करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO बनाया गया, अतः कथन 1 सही है। NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है, अतः कथन 2 सही नहीं है। NSO औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित और जारी करता है तथा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण यानी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज आयोजित करता है, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कर लोच से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व वृद्धि की प्रतिक्रियाशीलता से है। 2. कर उछाल से तात्पर्य कर दर में परिवर्तन के जवाब में कर राजस्व में परिवर्तन से है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। कर लोच से तात्पर्य कर की दर में परिवर्तन के जवाब में कर राजस्व में होने वाले परिवर्तनों से है, अतः कथन 1 सही नहीं है। कर लोच वह डिग्री है जो कर की दर में वृद्धि कर आधार में परिवर्तन का कारण बनती है। कर उछाल सरकार के कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की प्रतिक्रियाशीलता को संदर्भित करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शहरी ऊष्मा द्वीप यानी अर्बन हीट आइलैंड्स तब बनते हैं जब सड़कों, इमारतों और अन्य संरचनाओं के लिए वनस्पति को एस्फाल्ट, डामर तथा कंक्रीट में बदल दिया जाता है। कथन 2, एस्फाल्ट, डामर और कंक्रीट सतहें सूर्य के ताप को अवशोषित करती हैं, जिससे सतह का तापमान एवं समग्र परिवेश का तापमान बढ़ जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। शहरी ऊष्मा द्वीप यानी UHI एक महानगरीय क्षेत्र है जो अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में काफी उष्ण है। शहरी ऊष्मा द्वीप तब बनते हैं जब बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए सड़कों, इमारतों और अन्य संरचनाओं के लिए वनस्पति को एस्फाल्ट, डामर तथा कंक्रीट में बदल दिया जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह सतहें सूर्य के ताप को परिवर्तित करने के बजाय अवशोषित करती हैं, जिससे सतह का तापमान और समग्र परिवेश का तापमान बढ़ जाता है, अतः कथन 2 सही है। ऊंची इमारतें और संकरी गलियां उनके बीच ट्रैप्ड एयर को गर्म कर सकती हैं तथा वायु प्रवाह को कम कर सकती हैं, अतः विकल्प ए सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली अधिकांश दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। 2, पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक तापमान 1913 में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि से है। ग्रीन हाउस वायुमंडलीय गैसें जैसे जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से उत्सर्जित अधिकांश दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, अतः कथन 1 सही है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक तापमान वर्ष 1913 में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, अतः कथन 2 सही है। तो अगला प्रश्न है, नील नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी, अफ्रीका से निकलती है। 2, भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने से पहले यह मिस्र और 10 अन्य अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है। 3, नील नदी 2 मुख्य धाराओं से बनती है, जिनका नाम है ब्लू नील और व्हाइट नील। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। नील नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी, अफ्रीका से निकलती है, अतः कथन 1 सही है।
पूर्वोत्तर अफ्रीका से उत्तर की ओर बहती हुई नील नदी भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचने से पूर्व मिस्र तथा 10 अन्य अफ्रीकी देशों जिनमें बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, सूडान, इथियोपिया और दक्षिण सूडान शामिल है से होकर गुजरती है। अतः कथन 2 सही है। नील नदी 3 प्रमुख धाराओं से मिलकर बनी है। ब्लू नील अटबारा जो इथियोपिया के ऊंचे इलाकों से बहती है तथा व्हाइट नील जिसकी मुख्य धाराएं विक्टोरिया और अल्बर्ट झीलों में जाकर गिरती हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गैर संचारी रोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एनसीडी को क्रॉनिक बीमारी भी कहा जाता है जो आनुवंशिक, शारीरिक और पर्यावरणीय कारकों के मिश्रण से उत्पन्न होती है। 2 सतत विकास लक्ष्य 3.4 का लक्ष्य 2030 तक एनसीडी से होने वाली असामयिक मृत्यु दर को 1/3 तक कम करना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिन्हें क्रॉनिक रोग भी कहा जाता है, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और ये आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं। अतः कथन 1 सही है। सतत विकास लक्ष्य 3.4 में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक रोकथाम और उपचार के माध्यम से एनसीडी से होने वाली समय पूर्व मृत्यु दर में 1/3 की कमी आएगी। अतः कथन 2 सही है। एनसीडी के मुख्य प्रकार हृदय संबंधी रोग, कैंसर, दीर्घकालिक श्वसन रोग और मधुमेह है। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। 2 आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी उसी तरह के कार्य करने की आवश्यकता है जैसे वह अनुसूचित जातियों के संबंध में करता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों यानी एससी के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है जिसका कार्य उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, विशिष्ट शिकायतों की जांच करना तथा उनके सामाजिक आर्थिक विकास आदि की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना होगा। आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी उसी तरह के कार्य करने की आवश्यकता है जैसा कि वह अनुसूचित जातियों के संबंध में करता है। अतः कथन 2 सही है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय आय मापने की मूल्य संवर्धित विधि किस पर केंद्रित है? वस्तुओं और सेवाओं की कुल खपत, उत्पादन के प्रत्येक चरण में कच्चे माल का अतिरिक्त मूल्य, व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय का योग, या फिर वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।